नमस्कार दोस्तों। 15 फरवरी 2013 को सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास रूस के चेलियाबिंस्क शहर के ऊपर एक 12,000 टन भारी चट्टान 19 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ी चली आती है और दोस्तों जमीन से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही वो किसी बड़े परमाणु बम की तरह ब्लास्ट हो जाती है। दोस्तों इसकी शॉक वेव के कारण वहाँ की हजारों इमारतें ध्वस्त हो जाती है। खिड़कियों के कांच टूटकर लगने से लगभग 1500 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। लोगों के द्वारा इस घटना के कई वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते हैं। कार के डेस्कटॉप पर रखे कैमरों में ये लाइव घटना रिकॉर्ड हो जाती है और जब यही वीडियोस वायरल होते हैं तब खबरों से पता चलता है कि हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार की घटना घटित हो चुकी है। और दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि वैज्ञानिकों को इसकी भनक तक नहीं लग पाती है। दोस्तों इस प्रकार की लाखों चट्टानें हमारे सौरमंडल में मौजूद हैं। ये हमारी पृथ्वी के आसपास भी भटकती रहती हैं। इन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं और दोस्तों ये कभी भी हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं। 1908 के टुंगस का इवेंट के बाद ये एकमात्र ऐसी घटना थी जब किसी एस्टेरॉइड ने हमारे सामने धरती पर नुकसान पहुंचाया हो। दोस्तों नासा अपने FAQs में कहता है कि चेलियाबिंस्क जैसी घटना भविष्य में कभी भी हो सकती है। हम इसकी एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। और स्टीफन हॉकिंस ने भी एस्टेरॉइड्स को हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। तो आखिर हम इन एस्टेरॉइड से कितने अधिक सुरक्षित हैं? वैज्ञानिक इनका पता कैसे लगाते हैं? और यदि कोई एस्टेरॉइड धरती की तरफ बड़ा आ रहा है तो हम उससे निपटने में कितने अधिक सक्षम हैं? या नासा का हाल ही में लॉन्च किया गया डार्ट मिशन हमें किसी एस्टेरॉइड से बचाने में कितना अधिक कारगर साबित होगा? दोस्तों जानेंगे ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। The eyes of the world today stunned by this image. This was debris from a meteor racing toward Earth, streaking across the sky there, crashing into the ground in those woods. दोस्तों लगभग पृथ्वी से 20 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में इसी प्रकार के लाखों की संख्या में एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। इनका आकार कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकता है। ये किसी बड़ी पत्थर की चट्टान की तरह ही होते हैं। अधिकतर एस्टेरॉइड्स इसी मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद हैं। लेकिन जब यहीं से ये एस्टेरॉइड्स भटककर हमारी पृथ्वी के ज्यादा पास लगभग 5 करोड़ किलोमीटर के दायरे में आ जाते हैं तब इन्हें नियो या फिर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहते हैं। 1998 से लेकर अब तक ऐसे ही लगभग 30,000 से अधिक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट खोजे जा चुके हैं जिनमें कॉमेट्स भी शामिल हैं। अब इन्हीं एनईओ में से जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी के 80 लाख किलोमीटर से भी कम के दायरे के भीतर आ जाए, जिसका साइज 140 मीटर से अधिक बड़ा हो, तो दोस्तों इसे PHO यानी कि पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि इससे हमें संभावित खतरा हो सकता है। अब इतने सारे एनईओज और PHOs की ऑर्बिट का कैलकुलेशन करने पर वैज्ञानिकों को पता चला है कि अगले 100 सालों तक इनमें से एक भी हमारी पृथ्वी से नहीं टकराने वाला है। केवल जो PHOs हैं वो हमारी पृथ्वी के ज्यादा करीब से गुजरने वाले हैं और हमारी कैलकुलेशन यदि गलत हुई तो उनसे हमें थोड़ा खतरा हो सकता है। बाकी डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी नासा क्यों कहता है कि 2013 की चेलियाबिंस्क जैसी घटना कभी भी घट सकती है और हम इसकी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते हैं। 1988 से लेकर अब तक 1 मीटर से बड़े लगभग 1200 से अधिक एस्टेरॉइड्स हमारी धरती पर आए, लेकिन उनमें से हम केवल 5 एस्टेरॉइड्स को ही उनके आने से लगभग 1-2 दिन पहले ही डिटेक्ट कर पाए। तो इन एस्टेरॉइड्स को खोजना इतना मुश्किल क्यों होता है? आइए जानते हैं वैज्ञानिक इनका पता कैसे लगाते हैं। दोस्तों इनकी बनावट किसी चट्टान की ही तरह काफी खुरदरी होती है और इसीलिए ये बहुत कम प्रकाश को परावर्तित करते हैं और इसीलिए इन्हें अधिकतम सूर्य के प्रकाश में ही देखा जा सकता है। मैक्सिमम एस्टेरॉइड्स को धरती पर मौजूद टेलीस्कोप्स के द्वारा ही ढूंढा जाता है, जैसे कि हवाई में स्थित हेलियाकला ऑब्जर्वेटरी का पेन स्टारर टेलीस्कोप। इन टेलीस्कोप्स के द्वारा रात्रि के समय कई समय अंतराल जैसे कि दिन, महीना या साल आदि के अंतर पर एक ही स्थान की कई सारी इमेजेस कैप्चर की जाती है और इन इमेजेस को कंप्यूटर्स की सहायता से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया जाता है और दोस्तों फिर इसमें किन्हीं मूविंग डॉट्स यानी कि चलते हुए बिंदुओं को ढूंढा जाता है और दोस्तों यही होते हैं एस्टेरॉइड्स। सभी तारे और गैलेक्सीज हमसे बहुत दूर होने के कारण ये हमें वहीं के वहीं या फिर स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन जो ये एस्टेरॉइड्स होते हैं ये हमारे ज्यादा नजदीक होने के कारण इन तारों के मुकाबले ये दिन प्रतिदिन अपना स्थान चेंज करते हुए दिखाई देते हैं और ये भी इन चमकदार बिंदुओं के रूप में केवल हमें तभी दिखाई देते हैं जब इनसे सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है। इसकी ऑर्बिट का पता भी हम इस डॉट के आर्क से ही लगाते हैं, यानी कि ये आर्क जितना बड़ा होगा या कुल मिलाकर जितने अधिक दिनों की तस्वीरें हमारे पास में होगी उतनी ही सटीकता से हम इसकी ऑर्बिट का पता लगा सकते हैं। उतनी सटीकता से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी के कितने दूर या कितने करीब से गुजरेगा। अब दोस्तों सूर्य से हमारी पृथ्वी की विपरीत दिशा में जो 45 डिग्री के एंगल पर जितना क्षेत्र है, केवल हम उतने क्षेत्र के एस्टेरॉइड्स को ही एक समय पर डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि केवल इसी क्षेत्र के एस्टेरॉइड्स पर से सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर हमारे टेलीस्कोप्स तक पहुंच पाता है और केवल इतने से ही क्षेत्र के एस्टेरॉइड्स को हम डिटेक्ट कर पाते हैं। अब जिस क्षेत्र के एस्टेरॉइड से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हम तक नहीं पहुंच पाता है उन एस्टेरॉइड्स को हम देख ही नहीं सकते हैं, जैसे कि सूर्य के हिस्से वाला क्षेत्र। दोस्तों यदि सूर्य की तरफ से ही कोई एस्टेरॉइड हमारी धरती की तरफ आता है
तो हमें उसका आभास ही नहीं होगा। और एग्जैक्टली यही हुआ था चेलियाबिंस्क की घटना के दौरान। दोस्तों वो एस्ट्रॉइड सूर्य की तरफ से ही हमारी धरती पर आया था, इसलिए कोई भी स्पेस एजेंसी उसके बारे में कोई खबर नहीं दे पाई। दोस्तों ये ठीक उसी तरह की घटना है जब रात के समय हमारे सामने से कोई बड़ा वाहन आता हो और उसकी तेज रोशनी के कारण हमें सामने का रोड और दूसरी चीजें दिखना बंद हो जाती हैं। कुल मिलाकर सूर्य की ही तरफ से आने वाले इन छोटे एस्ट्रॉइड्स को डिटेक्ट करने में हम अभी इतने अधिक सक्षम नहीं हुए हैं। और दोस्तों इसीलिए नासा अपनी वेबसाइट के FAQs में कहता है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि चेलियाबिंस्क जैसी घटना सदी में 1 या 2 बार ही हो सकती है। हालांकि हम इन्हें डिटेक्ट करने में अभी नाकामयाब है, इसीलिए ये घटना कभी भी हो सकती है। और दोस्तों इसीलिए इस घटना के बाद 2016 में नासा के द्वारा PDCO का गठन किया जाता है, ताकि पृथ्वी के आसपास मौजूद इन PHOs की एक्यूरेट जानकारी समय पर सरकार, मीडिया और लोगों तक पहुंचाई जा सके, ताकि भविष्य में होने वाली ऐसी ही किसी घटना से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जा सके। इस PDCO के मुख्य रूप से 4 कार्य हैं। नंबर 1, PHOs को जल्द से जल्द पहचानना। नंबर 2, इनकी डिटेल्स, इनकी ट्रैकिंग और इनके लिए चेतावनी जारी करना। नंबर 3, इनसे निपटने के लिए स्ट्रेटजीज और टेक्नोलॉजी डेवलप करना। नंबर 4, ऐसी ही किसी घटना के दौरान USA के विभिन्न डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन करना, उनमें आपसी तालमेल बिठाना और उन्हें गाइड करना। दोस्तों कई किलोमीटर्स के बड़े एस्टेरॉइड्स, जैसे कि 66 मिलियन साल पहले जिसने डायनासोर्स का खात्मा किया था, इस तरह के एस्टेरॉइड से हमें अगले 100 सालों तक लगभग कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 95 से 98% ऐसे सभी बड़े एस्टेरॉइड्स को हमने ढूंढ लिया है और उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन केवल अगले 100 सालों तक ही क्यों, इससे ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों केवल हम अगले 100 सालों तक की ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न ग्रहों और सूर्य की ग्रेविटी के कारण समय के साथ साथ इनकी ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं और इन बदलावों को हम अभी हमारे कंप्यूटर्स के द्वारा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसे डायनेमिकल केओस कहते हैं। तो इन बड़े एस्टेरॉइड्स से तो हमें कोई खास डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो साइज में छोटे होते हैं, लगभग 20-30 मीटर से लेकर 500 या 1000 मीटर तक के, ये जरूर हमारे लिए काफी चिंता का विषय हो सकते हैं, क्योंकि ये संख्या में अधिक होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है और इतने अधिक छोटे भी नहीं होते हैं कि ऊपर वायुमंडल में ही नष्ट हो जाएं। नासा के अनुसार 30 से 50 मीटर का एस्ट्रॉइड नीचे धरती तक आ सकता है और एक बड़े शहर को भी आसानी से नष्ट कर सकता है। और इनसे काफी छोटे एस्टेरॉइड्स से भी हमें जनरली कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि ये हर कभी उल्काओं के रूप में हमारी पृथ्वी पर गिरते रहते हैं और वायुमंडल में घर्षण के कारण ये जलकर नष्ट हो जाते हैं। नासा के अनुसार प्रतिदिन हमारी पृथ्वी पर 80 से 100 टन मलबा अंतरिक्ष से आता है। तो भैया एस्टेरॉइड्स के इन छोटे टुकड़ों से हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये ऊपर ही जलकर नष्ट हो जाते हैं और हमारे निकट भविष्य में किसी बड़े एस्टेरॉइड्स के आने के चांसेस भी ना के बराबर है। लेकिन दोस्तों जो असली खतरा है वो इन मीडियम साइज एस्टेरॉइड्स से है, और इसीलिए दोस्तों नासा के द्वारा एक लिमिट सेट की गई है, जिसमें 140 मीटर से अधिक बड़े आकार के सभी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और ट्रैक करना शामिल है। क्योंकि दोस्तों इससे बड़े आकार का यदि कोई एस्टेरॉइड धरती की ओर आता है तो वो काफी घातक परिणाम दे सकता है। तो भैया इन मीडियम साइज एस्टेरॉइड से ही हमें बचाने के लिए नासा ने अभी हाल ही में अपने डार्ट मिशन में सफलता हासिल की है। 24 नवंबर 2021 को कैलिफोर्निया के वंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस स्टेशन से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट में लिसिया क्यूबसेट के साथ 610 किलोग्राम के डार्ट इम्पैक्टर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है। और दोस्तों ये लगभग अपनी 9 महीने की यात्रा तय करके एक बाइनरी एस्टेरॉइड सिस्टम डिडीमोस के करीब पहुंच जाता है। ये हमसे लगभग 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों इससे हमें कोई खतरा नहीं है। ये एक ऐसा बाइनरी एस्टेरॉइड सिस्टम है जिसके सेंटर में 780 मीटर चौड़ा एक डिडीमोस एस्टेरॉइड मौजूद है और उसके आसपास एक 160 मीटर चौड़ा डाइमोर्फस एस्टेरॉइड चक्कर लगा रहा है। 26 सितंबर 2022 को इस आधा टन वजनी लगभग एक फ्रिज के आकार के डार्ट इम्पैक्टर स्पेसक्राफ्ट को 6.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस 160 मीटर चौड़े डाइमोर्फस एस्टेरॉइड्स पर टकराया जाता है। ये उस पर लगे कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड की गई लाइव इमेजेस हैं। अब दोस्तों इस टक्कर से इस डाइमोर्फस एस्टेरॉइड की ऑर्बिट बदल जाती है और इस प्रकार नासा का ये डार्ट मिशन सफल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों डाइमोर्फस एक मीडियम साइज एस्टेरॉइड था और इसीलिए इस तकनीक के द्वारा अब हम भविष्य में यदि ऐसा ही कोई मीडियम साइज एस्टेरॉइड हमारी धरती की तरफ आए तो हम उसकी भी ऑर्बिट इसी प्रकार से चेंज करके उसके खतरे को टाल सकते हैं। लेकिन यदि कई किलोमीटर से भी बड़ा एस्टेरॉइड हमारी धरती की तरफ आने लग जाए तो ये डार्ट मिशन हमें नहीं बचा सकता है। हालांकि इसके चांसेस हमारी जिंदगी भर में ना के बराबर है। इसी डार्ट मिशन का डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए, इसे गहराई से समझने के लिए ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2024 में अपना हीरा मिशन लॉन्च करेगी, जो इसी डाइमोर्फस पर 2026 में पहुंचकर वहां पर डिटेल्ड स्टडी करेगा और वहां का डेटा वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। अब इन मीडियम साइज एस्टेरॉइड से निपटने के लिए तो हमने टेक्निक डेवलप कर ली है इस डार्ट मिशन के थ्रू,
लेकिन दोस्तों इन्हें ढूंढने में हमें अभी भी बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में बताया था। और दोस्तों इसीलिए 2027 में नासा अपना नियो सर्वेयर मिशन लॉन्च करने वाला है। इस मिशन में नासा केवल पहला एकमात्र ऐसा टेलीस्कोप लॉन्च करने जा रहा है जिसका एकमात्र काम है केवल नियो यानी कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना, वो भी इंफ्रारेड वेव्स के द्वारा। और दोस्तों इसीलिए अब इस टेलीस्कोप से हम भविष्य में जो अंधेरे में मौजूद एस्टेरॉइड्स होते हैं उन्हें भी आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। इससे पहले हाल ही में नासा ने JWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को भी लॉन्च किया था। दोस्तों ये भी इसी की तरह इंफ्रारेड रीजन पर काम करता है, लेकिन दोस्तों इसे ब्रह्मांड में दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टार्स, गैलेक्सीज या ब्लैक होल आदि के अध्ययन के लिए डेवलप किया गया है। इसे सूरज से हमारी पृथ्वी की दूसरी तरफ 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर L2 लैग्रांजियन पॉइंट पर रखा गया है, जबकि वहीं इस नियो सर्वेयर मिशन के टेलीस्कोप को पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 लैग्रांजियन पॉइंट पर रखा जाएगा और इसके द्वारा हमारी पृथ्वी के आसपास मौजूद इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया जाएगा, इन पर निगरानी रखी जाएगी और यदि भविष्य में इनसे हमें कोई खतरा होता है तो डार्ट जैसे मिशन को दोबारा से अंजाम देकर हमारी सुरक्षा की जा सके। दोस्तों हालांकि हमारा विज्ञान बहुत तेजी के साथ विकसित हो रहा है, हमने बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रकृति के सामने आज भी हमारे हाथ हमें बंधे हुए नजर आते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने अभी कुछ ही दिनों पहले कोविड के दौरान देखा है कि किस तरह एक अति सूक्ष्म वायरस जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं वो किस तरह हमसे बेकाबू हो जाता है और किस प्रकार लाखों लोगों की जान ले लेता है। दोस्तों इस वीडियो के द्वारा मुझे आपको डराने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल स्पेस के अनजान खतरों के बारे में आपको सजग करना इस वीडियो का उद्देश्य है। और उन खतरों से निपटने के लिए हमारी टेक्नोलॉजीज, हमारे वैज्ञानिक किस तरह से काम कर रहे हैं इसके बारे में आपको बताना ही इस वीडियो का मेन उद्देश्य है। और टीवी चैनलों पर आपको इसी तरह की घटनाओं से जब डराया जाता है तो इसके प्रति आपको सजग करना है। सो आई होप इस वीडियो से आपको स्पेस साइंस और एस्टेरॉइड्स के बारे में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव और डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। सो दोस्तों अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।